गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, शक्ति स्वरूपा माँ घाटेरानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा रिद्धि सिद्धि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्कूल व्याख्याता हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी का कोर्स कर रहे हैं हम। उसमें हिंदी ग्रामर चल रही है, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में शब्द रूपांतरण टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें लिंग, वचन और कारक हम पूरे कर चुके हैं। शब्द रूपांतरण का आज अंतिम टॉपिक है काल। काल पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह रहेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, ताकि इस निःशुल्क क्लास का फायदा सभी विद्यार्थी उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। काल, काल की परिभाषा। हिंदी व्याकरण शब्द रूपांतरण हमारा टॉपिक है, उसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा काल। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, मगर इसकी समानता आप इंग्लिश वाले टेंस से न करें। इंग्लिश में टेंस अलग होते हैं, इंग्लिश में वर्ब के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंसेस पढ़ते हैं, और हिंदी में काल अलग अलग होते हैं। हिंदी के काल और इंग्लिश के टेंसेस में कुछ भिन्नताएं हैं। अतः ऐसा नहीं हो जाए कि परीक्षा में परीक्षक इंग्लिश के टेंस के आधार पर एक वाक्य देकर उससे आपसे हिंदी का काल पूछ लिया जाए और हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर उसको कर दे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए काल को गहनता से पढ़ना जरूरी है। शुरू करते हैं। काल की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। व्याकरण में क्रिया मतलब वाक्य में क्रिया किस समय पर घटित हो रही है, उसी समय को काल कहते हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया, वाक्य में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। हिंदी व्याकरण में काल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी ग्रामर में काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है भूतकाल, नंबर 2 पे वर्तमान काल, नंबर 3 पे भविष्यत काल। भूतकाल जो गुजर चुका, वर्तमान जो अभी चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है। ये इसकी सामान्य जानकारी थी। अब हम इसको स्कूल व्याख्याता या सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए पढ़ रहे हैं, तो अब इसको थोड़ा विस्तृत करके पढ़ना पड़ेगा। अगर हम किसी क्लास का एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे होते तो यहां तक ही पर्याप्त था। 3rd 4th 5th 6th क्लास के लिए देते तो यहां तक ही पर्याप्त था। मगर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसको अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, सेकंड द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए और प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए इसको पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय में पूरा होना पाया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है उसके जिस रूप से उस क्रिया के भूतकाल समय में पूरा होने का भाव पाया जाता है, वहां पर भूतकाल होता है। भूतकाल का मतलब बीते हुए समय में। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय में, कौन से समय में? जो समय बीत चुका है उसमें कोई क्रिया हुई है। कर्ता द्वारा कोई क्रिया कब हुई? जब वो समय बीत चुका था, उसमें कर्ता द्वारा कोई क्रिया की गई है, तो वहां पर भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं, कृष्ण ने कंस का वध किया था। महाभारत में कृष्ण ने कंस का वध किया था, मतलब वो काल गुजर गया। महाभारत हम देखते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि यह वध करना जो क्रिया है ये भूतकाल में हुई है, अतः यह भूतकाल का वाक्य है। परंतु हमें इतना आसान नहीं पूछा जाएगा। भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। कितने उपभेद किए जाते हैं? हिंदी व्याकरण में भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। अब आप लोग इंग्लिश में टेंस के अकॉर्डिंग मत रह जाना कि पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। यहां पर 6 उपभेद किए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं? इन उपभेदों को भी हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सामान्य भूत। सामान्य भूत क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया प्रयुक्त होती हो। इससे अब पहचानेंगे कैसे सामान्य भूतकाल है, यह पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यहां पर लिखी कि इसमें यह बोध नहीं होता कि क्रिया भूतकाल में कितनी देर पहले हुई है। सामान्य भूतकाल में यह पता नहीं चलता कि क्रिया कितनी देर पहले हुई है।
या कितनी ज्यादा देर पहले हुई है या अभी हुई है, ऐसा कोई पता नहीं चलता। बस ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है। इसमें यह बोध नहीं होता कि क्रिया भूतकाल में कितनी देर पहले हुई है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कुसुम घर गई है, कुसुम घर गई, सॉरी, कुसुम घर गई। अब कुसुम घर तो गई, मतलब कब गई? कल गई थी, परसों गई थी, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले। बस सीधा लिख दिया कुसुम घर गई, कुसुम घर गई। अब ये निर्धारण नहीं हो पा रहा कि कुसुम घर कितनी देर पहले गई थी, तो यहां पर सामान्य भूतकाल है। एक और उदाहरण है, जैसे अविनाश ने गाना गाया। अविनाश ने गाना तो गाया, मगर कब गाया? अविनाश ने गाना गाया, मगर कब गाया, इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा। अतः यह सामान्य भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। भूतकाल का सामान्य भूतकाल रूप है, सामान्य भूत। इससे हम यह कंफर्म कर लेते हैं। इसको पहचानने का यही तरीका है कि क्रिया की समाप्ति के समय का पता नहीं चलता कि क्रिया का व्यापार कब समाप्त हुआ है, अभी समाप्त हुआ है या कुछ देर पहले या ज्यादा देर पहले, उसका पता नहीं चलता। और इसको ध्यान में रखना है। इसी सामान्य भूत के वाक्यों से ही बाकी जो भूत के अलग अन्य भेद होंगे वो बनते हैं। सब इस पर निर्भर रहते हैं। आगे चलते हैं। भूतकाल का दूसरा उपभेद जो है वो है आसन्न भूत। भूतकाल का दूसरा उपभेद आसन्न भूत। आसन्न भूत में यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी समाप्त हुआ है। भूतकाल के वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब क्रिया अभी अभी हुई है, हुई तो भूतकाल में मगर अभी अभी हुई है, यह पता चले, तो वहां पर आसन्न भूत होता है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं आपको पहचानना कैसे है, तो सामान्य भूत के वाक्यों के अंत में, सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में या सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हे जुड़ जाए लास्ट में, तो वहां पर आसन्न भूत होता है। जैसे सामान्य भूतकाल में हमने उदाहरण देखा था कि कुसुम घर गई, उसके पीछे है और लगा दो, कुसुम घर गई है मतलब अभी अभी गई है, इसीलिए तो कह रहे हैं कुसुम घर गई है। अब यही तो कहता है अभी तो गई है। तो जैसे अभी अभी पूरा हुआ, अविनाश ने गाना गाया है मतलब अभी अभी गाया है। तो क्रिया के जिस वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी अभी संपन्न हुआ है या क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, तो वहां पर आसन्न भूत होता है। और सामान्यतः सामान्य भूत की क्रिया के साथ है शब्द जोड़ देने से आसन्न भूत बन जाता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी अभी समाप्त हुआ है, कितनी देर पहले समाप्त हुआ, मतलब अभी अभी समाप्त हुआ, सामान्य भूत के वाक्यों के अंत में है जोड़ देते हैं। यहां पर एक मात्रा है में है जोड़ देते हैं, तो आसन्न भूतकाल बन जाता है। जैसे कुसुम घर गई है और अविनाश ने गाना गाया है। अब भूतकाल का तीसरा उपभेद पढ़ रहे हैं, पूर्ण भूत। पूर्ण भूत मतलब भूतकाल में काम कंप्लीट हो गया, न तो चल रहा है न अधूरा है, काम कंप्लीट हो गया। मतलब पूर्ण भूत का मतलब ये होता है कि क्रिया काफी समय पहले कंप्लीट हो चुकी थी भूतकाल में। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में काफी देर पहले, आसन्न भूत में तो मतलब अभी अभी समाप्त हुई है, पूर्ण भूत में मतलब काफी देर पहले समाप्त हो गई थी। और सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में अगर हम था, थे, थी लगा देते हैं तो पूर्ण भूत बन जाता है। यही इसमें है। क्रिया के रूप क्रिया के यहां पर जिस भी आएगा भाई, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार काफी समय पूर्व, इसको ध्यान में रखो, काफी समय पूर्व समाप्त हुआ है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे, थी लगाने से पूर्ण भूत बन जाता है। जैसे कुसुम घर गई थी, काफी देर हो गया, गई थी, कल गई थी, परसों गई थी, मगर काफी टाइम हो गया। अविनाश ने गाना गाया था, अब पिछले साल गाया, कब गाया, मगर काफी टाइम हो गया भाई, गाया था उसने। तो ये हो गया हमारा पूर्ण भूत। अब इसके बाद आता है अपूर्ण भूत। भूतकाल का चौथा उपभेद है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में, अपूर्ण भूत का पता कैसे चलेगा, मतलब भूतकाल में क्रिया जारी है,
भूतकालिक समय में कोई क्रिया जारी है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण न होकर अपूर्ण है, मतलब उस टाइम पर जारी है, अनवरत लगातार जारी है, तो वहां पर अपूर्ण भूत होता है। और दूसरा, सामान्य शब्दों में सामान्य भूत की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगाने से अपूर्ण भूतकाल बन जाता है। देखिए, क्रिया का व्यापार भूतकाल में लगातार जारी हो, लगातार जारी हो, इस शब्द पे जोर दें। क्रिया का व्यापार भूतकाल में लगातार जारी हो, इस शब्द पर जोर दे। यही शब्द बताता है कि यह अपूर्ण भूत है। दूसरा, सामान्य भूतकाल के साथ, दूसरा हम बात करते हैं सामान्य भूतकाल के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ अगर रहा था, रही थी, रहे थे शब्द, तो यही देख ले अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ रहे हैं तो वहां पर अपूर्ण भूत होता है। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, कंटिन्यू पढ़ता था। ये ऐसा नहीं था कि हेमंत पुस्तक पढ़ता था मतलब उस टाइम पे पढ़ता था। वर्षा आ रही थी, कंटिन्यू जारी थी, तो यहां पर अपूर्ण भूत हो गया। अब इसके आगे भूतकाल का उपभेद नंबर 5 आता है, संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकालिक रूप में संपन्न होने पर संदेह प्रकट हो, भूतकालिक रूप में संपन्न होने पर संदेह प्रकट हो। संदिग्ध नाम से ही पता चलता है कि भूतकाल में किसी क्रिया के पूर्ण होने पर संदेह हो तो वहां पर संदिग्ध भूत होगा। और सीधा सा जो टेक्निक हम लेते आ रहे हैं, अगर उस टेक्निक की बात करें तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, होगा, होंगी, होंगे, कुसुम घर गई होगी, अविनाश ने गाना गाया होगा, लड़के खेल रहे होंगे, तो होगा, होगी, होंगे शब्द जोड़ देते हैं। जैसे अनवर गया होगा, मुझे पापा बुला रहे होंगे, तो ये है संदिग्ध भूत। अब है सबसे लास्ट सामान्य भूतकाल का उपभेद नंबर 6। भूतकाल के कुल 6 उपभेद किए थे, उसमें सबसे लास्ट है हेतु हेतु मद भूत, और इसको परीक्षा की दृष्टि से आप 5 स्टार देंगे, एग्जाम की दृष्टि से इसको 5 स्टार देंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो भूतकाल में संपन्न होने वाली वह क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया पर अवलंबित हो, भूतकाल में संपन्न होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, मतलब शर्तिया वाक्य आएंगे। सीधा सा ध्यान रखें, सीधा सा ध्यान इसमें यही रखना है कि शर्तिया वाक्य आएंगे। जैसे मैं पढ़ता तो पास होता, दवाई खाता तो ठीक होता, शर्तिया वाक्य आएंगे। जैसे महेंद्र पढ़ता तो पास हो जाता, दूसरी क्रिया पर अवलंबित रहती है, ये भी ध्यान में रखें क्योंकि बौद्ध के आधार पर प्रश्न बनाए तो ये चीजें जरूरी है। तो महेंद्र पढ़ता तो पास होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती। ये था हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। इसी के साथ भूतकाल काल पढ़ रहे हैं। काल में जो पहला काल हमने पढ़ा भूतकाल, भूतकाल के हमारे 6 उपभेद थे, 6 के 6 उपभेद पूरे होते हैं। अब इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए, एक बार में समझने में नहीं आने वाला है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, कहीं कोचिंग वगैरह में पढ़ रखा है या किसी बुक में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार में समझ सकते हैं। और वैसे वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें और एक बार इनके नोट्स जरूर बना लें। नोट्स क्योंकि वीडियो देखने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, नोट्स पढ़ने में आपको टाइम कम लगेगा। जब एग्जाम के टाइम पर हमें शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है रिविजन के लिए, तो उस टाइम पर ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। वर्तमान काल पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में पूरा होना पाया जाए, क्रिया के वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से यह पता चल जाए कि क्रिया अभी जो समय चल रहा है इस समय में पूर्ण हुई है, तो वहां पर वर्तमान काल होता है, वो वर्तमान काल की क्रिया होती है। जिस प्रकार से भूतकाल के 6 उपभेद हमने पढ़े थे, उसी प्रकार से वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने उपभेद होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। तो हम 5 उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। सबसे पहला आता सामान्य वर्तमान, उसमें हमने पढ़ा था सामान्य भूत, इसमें पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान मतलब क्रिया का वर्तमान काल में संपन्न होने का भाव पाया जाए, क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण हुई हो, अर्थात मतलब जो अभी चल रहा है उस समय में पूर्ण हुई हो। और पहचानेंगे कैसे? सर पहचानने का तरीका बताओ आप तो, कि हम पहचानेंगे कैसे कि वर्तमान समय में पूर्ण हुई? तो वाक्यों के अंत में ता है। इंग्लिश का टेंस याद आ गया? इंग्लिश वाला याद नहीं रखने, अपने को हिंदी के याद रखने।
तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द आते हैं, वहीं पर सामान्य वर्तमान होता है। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, यहां पर आ गया ता है मतलब सामान्य वर्तमान है। वर्षा गाना गाती है, ती है मतलब सामान्य वर्तमान है। चलते हैं अगले पर, अपूर्ण वर्तमान, उसमें भी हमने पढ़ा था अपूर्ण भूत। यहां पर आया अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान सीधा सा बात है, वर्तमान समय में कोई कार्य जारी रहा हो। वर्तमान समय में किसी भी क्रिया का व्यापार अनवरत जारी हो, लगातार जारी हो, वहां पर अपूर्ण वर्तमान होगा। वाक्यों के अंत में पहचान के लिए ध्यान रखिए, वाक्यों के अंत में रहा होगा, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहा हूं शब्द आते हैं। प्रशांत खेल रहा है, सरोज हंस रही है। क्रिया का व्यापार वर्तमान समय में अनवरत जारी हो, कैसे हो भाई अनवरत? अनवरत मतलब लगातार जारी हो। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज हंस रही है, अभी भी हंस रही है। वर्तमान काल का तीसरा उपभेद देखते हैं, जिसका नाम है संदिग्ध वर्तमान। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये हम उसमें पढ़ चुके हैं। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध मतलब संदेह हो, क्रिया के संपन्न होने में संदेह हो, मतलब वर्तमान काल में किसी क्रिया के संपन्न होने पर संदेह हो तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान समय में क्रिया के संपन्न होने का संदेह हो। वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आते हैं। पहचान का तरीका यही रहेगा, वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आते हैं, तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे श्याम आता होगा, श्याम आता होगा मतलब संभावना है घर से निकल गया होगा। जैसे चार दोस्त मिलकर बातें कर रहे, किसी ने पूछ लिया श्याम कहाँ है, तो उसने बोला श्याम आता होगा, मतलब घर से निकल गया है, आ रहा है, या दुकान से निकल गया है, आ रहा है, मतलब काम संभावना है कि आ रहा है, संदेह है उस पे। तो राम खाता होगा, संदेह है कि भाई राम भी खाता होगा। जैसे किसी ने पूछ लिया कि आप दाल खाते हैं, राम खाता है, तो हाँ तो खाता होगा, संदेह है, कंफर्म नहीं है। तो संदिग्ध वर्तमान हो गया। वर्तमान काल का अगला उपभेद देखते हैं, संभाव्य वर्तमान। अब यहां पर कंफ्यूज होगा। वर्तमान काल में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनकर आएगा वो यहां से आएगा, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान में। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही क्रिएट होता है कि संदिग्ध वर्तमान कौन सा है, संभाव्य वर्तमान कौन सा है। तो इसमें क्रिया के संपूर्ण होने पर संदेह है और इसमें संभावना प्रकट की जाती है, शायद काश ऐसा होता, शायद पिताजी आ रहे हैं, तो यहां पर संभावना व्यक्त की जाती है। यहां पर संदिग्ध, खाता होगा, जाती होगी, रहते होंगे, रहता होगा, ऐसे शब्द आते हैं। यहां पर थोड़ा चेंज है। तो वर्तमान, जैसे संदिग्ध वर्तमान है तो वर्तमान समय में क्रिया के संपन्न होने का संदेह हो, और संभाव्य वर्तमान में वर्तमान समय में किसी अपूर्ण क्रिया की संभावना हो, क्रिया अपूर्ण रहेगी, ये ध्यान रखें। संभाव्य वर्तमान में क्रिया अपूर्ण रहेगी, जैसे शायद पिताजी आज आते हो, आए थोड़ी ना है, शायद पिताजी आज आते हो, पिताजी के आने की क्रिया है जो जिसकी संभावना है, तो शायद पिताजी आज आते हो, संभाव्य वर्तमान है। मुझे डर है, मुझे डर है कोई हमारी बात न सुन ले, संभावना है। बैठकर बातें कर रहे हैं, चाहे चुनाव की मंत्रणा हो, चाहे परीक्षा तैयारी हो, दो दोस्त बैठकर बातें कर रहे हो, दो में से एक कहता है यार मुझे डर है, देखना कोई बाहर हमारी बात न सुनता हो, बाहर कोई चुप कर हमारी बात न सुनता हो, तो ये संभावना है। और संदिग्ध में क्या होता है, जैसे श्याम आता होगा, संदेह प्रकट करते हैं, राम खाता होगा, संदेह प्रकट करते हैं। तो आशा करता हूं संदिग्ध और संभाव्य में आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। संभाव्य वर्तमान में वर्तमान समय में किसी अपूर्ण क्रिया की संभावना होती है। संभाव्य वर्तमान, शायद पिताजी आ जाते हो, मुझे डर है कोई हमारी बात न सुन ले। और वर्तमान काल का सबसे अंतिम उपभेद अज्ञात वर्तमान। वाह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दूंगा मैं 4 स्टार। वर्तमान काल में से अगर प्रश्न बना तो यहां से बन सकता है, अज्ञात वर्तमान में से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। और बाकी संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान में से कंफ्यूजन करने वाला ऐसा उदाहरण लिखकर डाल देंगे कि उपरोक्त वाक्य में
उपरोक्त वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। यहां पर उदाहरण दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा प्रश्न। यहां पर अज्ञात वर्तमान, अज्ञात वर्तमान बिल्कुल सीधा है कि यहां पर कर्ता क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे को करने का आदेश देता है या आज्ञा देता है। वाक्य में कर्ता क्रिया स्वयं न करके, वर्तमान समय में कोई कर्ता क्रिया को स्वयं न करके दूसरों को करने की आज्ञा दे, वहां पर अज्ञात वर्तमान होता है। जैसे राधा तू नाच, राधा से कहा राधा तू नाच, श्याम पानी लेके आ, रेशम पढ़ाई कर, किसी दूसरे को आज्ञा दे, वहां पर अज्ञात वर्तमान होता है। ये थे वर्तमान काल के पांचों भेद। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अज्ञात वर्तमान। ये पांचों भेद थे वर्तमान के। अब आगे चलते हैं, तीसरा हमारा जो काल है उसका नाम है भविष्यत काल। तीसरा काल है उसका नाम है भविष्यत काल, और इसी के साथ हमारा काल का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। भविष्यत काल पढ़ते ही काल का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं, और भविष्यत काल के 3 ही उपभेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने उपभेद होंगे? 3 ही उपभेद होंगे। तो 6, 5, 11 और 3, 14। अगर भागों की बात करेंगे तो काल के उपभेद कुल कितने हो गए? हिंदी व्याकरण में काल के कुल 14 उपभेद हैं, 6 + 5 + 3। तो भविष्यत काल की परिभाषा देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का आने वाले समय में, कौन से समय में? आने वाले समय में पूर्ण हो ना पाया जाए, वहां पर भविष्य काल होता है। भविष्य काल के 3 उपभेद किए जाते हैं। कितने उपभेद किए जाते हैं? भविष्य काल के कुल मिलाकर 3 उपभेद किए जाते हैं। सबसे पहला उपभेद देखते हैं सामान्य भविष्य। देखो, सामान्य भूत भी आया था, सामान्य वर्तमान भी आया था, सामान्य भविष्य भी आया था। इसमें तीनों में यही बात थी, सामान्य भूत में क्रिया भूत काल में संपन्न हुई हो, जिसमें यह पता नहीं चले कितनी देर पहले हुई है। वर्तमान काल में क्रिया वर्तमान में समय में पूरी हुई हो, और वाक्य के अंत में ता है तेहे आते हैं। तो भविष्य काल में भी क्रिया आने वाले समय में पूर्ण हुई हो, और वाक्य के अंत में, वाक्यों के अंत में एगा एगी एंगे, एगा एगी एगे आते हैं। सामान्य क्रिया का आने वाले समय में, सामान्यतः क्रिया का आने वाले समय में पूर्ण होने का भाव हो, वाक्य के अंत में एगा एगी एंगे आते हैं, वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, एगी, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो ये हमारा हो गया सामान्य भविष्यत काल। दूसरा संभाव्य भविष्य, जहां पर भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने की, कोई भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना हो, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाए। संभावना ही प्रकट कर सकते हैं कि भविष्य काल में आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, संभावनाएं तो प्रकट करते हैं। तो संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो, इसमें क्रिया के साथ ए उ ओ आदि आते हैं। क्रिया के साथ लास्ट में ये ध्वनि आती है, ये ध्वनि आती है। इन्हीं ध्वनियों से पहचान सकते हैं। देखो, सामान्य भविष्य में एगा एगी एंगे आते हैं, ये ध्यान रखो। संभाव्य भविष्य में ए उ ओ इनकी ध्वनि आएगी। जैसे वे शायद जयपुर जाएं, ए जाएं, कदाचित आज भूपेंद्र आए, कदाचित आज भूपेंद्र आए। ये तो अज्ञात भविष्य, अज्ञात भविष्य की बात करेंगे। जैसे अज्ञात वर्तमान पढ़ा था, सेम उसी तरह से अज्ञात भविष्य है आने वाले समय में किसी क्रिया को करने की आज्ञा देना। कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके आने वाले समय से भविष्य में किसी दूसरे से करने, दूसरे को क्रिया करने की आज्ञा देता हो या आदेश देता हो, वहां पर अज्ञात भविष्य होता है। आप वहां अवश्य जाइएगा। जैसे कोई कहता है कि आप अगर जा रहे हैं तो वहां अवश्य जाएगा, मतलब आदेश दे रहा है। आप ताजमहल अवश्य देखेगा। अगर आप देखने आगरा जा रहे हैं तो कोई हमें सलाह दे रहा है कि आप वहां जाकर ताजमहल अवश्य देखिएगा। तो इसके अंत में ईएगा, अज्ञात भविष्य में क्रिया के साथ ईएगा जुड़ेगा, ईएगा जुड़ेगा, ये ध्यान रखें। अज्ञात भविष्य आने वाले समय में किसी और को क्रिया करने की आज्ञा देना, क्रिया के साथ ईएगा जुड़ेगा।
तीनों का एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सामान्य भविष्य, सामान्यतः क्रिया आने वाले समय में पूर्ण होने का भाव हो, वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे आते हैं, जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। संभाव्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो, इसमें क्रिया के साथ ए, उ, ओ की ध्वनि आती है लास्ट में, जैसे कदाचित आज भूपेंद्र आए। अज्ञात भविष्य, आने वाले समय में किसी और को क्रिया करने की आज्ञा देना, क्रिया के साथ ईएगा आता है, जैसे आप वहां अवश्य जाइएगा। तो विद्यार्थियों ये थे काल और काल के उपभेद, और कौन कौन से महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है। इसी के साथ हमारा काल का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, क्लासें आपको पसंद आ रही होंगी। आप तैयारी करते चलिए, इन क्लासेस को 1 से 2 बार देखें, वीडियो को देखें, सुने, और इन ये जो नोट्स है, इन नोट्स को शॉर्ट नोट अपनी डायरी में नोट करते जाएं, ताकि आपको जब एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो इतना टाइम खराब नहीं हो, क्योंकि वीडियो को देखने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। उसकी जगह पर इसको रिवीजन करने में आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। तो शॉर्ट फास्ट रिवीजन के लिए नोट्स जरूरी है, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएं। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।